वक्त हो गया है बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके का। और बड़ा सवाल जो आज हम लेकर आए हैं वो जुड़ा हुआ है असम से। असम में एक और मदरसे को ध्वस्त किया गया। असम में ये चौथा मदरसा है जिसे मिट्टी में मिलाया गया है। बोलने वाले बोलेंगे कि इसमें नई बात क्या है, ये तो कई दिनों से चल रहा है। तो आपको बता दें कि इसमें नई बात ही है क्योंकि ग्वालपाड़ा में ये मदरसा हेमंता सरकार के बुलडोजर ने नहीं गिराया, ये गिराया वहीं के लोगों ने, वहां के मुसलमानों ने। उन्हीं लोगों ने गिराया जिनके बच्चे इस मदरसे में पढ़ रहे थे। मदरसे के टीचर का दरअसल अलकायदा से कनेक्शन सामने आने के बाद इन लोगों ने खुद ही ये एक्शन ले लिया। इन लोगों ने किसी सर्वे का या किसी सबूत का इंतजार नहीं किया है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अब तक चारों मदरसे इसलिए गिराए गए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन सब का कहीं ना कहीं अलकायदा से कनेक्शन था। इन मदरसों का अलकायदा से इस तरह का कनेक्शन था कि अलकायदा के अड्डे थे। ये हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ये मदरसे बच्चों को पढ़ाने की बजाय अलगाव और आतंक के पाठ पढ़ा रहे थे, यानी बच्चों को आतंक की तालीम दी जा रही थी। ये कहा असम के सीएम ने। उन्हें विभाजन के सबक सिखाए जा रहे थे। लेकिन अब तक की तस्वीरों और अब तक के फैक्ट्स का मतलब ये नहीं निकाल लेना चाहिए कि सारे के सारे मदरसे ऐसा ही करते हैं, या फिर सभी मदरसों का आतंक से कनेक्शन है, या फिर सभी मदरसों में अलगाव की शिक्षा दी जाती है। ये आरोप इन 4 मदरसों तक सीमित हैं। हाँ, सवाल जरूर उठते हैं कि क्या ऐसे मदरसों की संख्या 4 ही है या फिर ये लिस्ट और लंबी हो सकती है। इसी पर ठोकेंगे ताल। कई खास मेहमान होंगे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए आप। जो भी मदरसा तोड़ा गया है वो मदरसा नहीं था, वो अल कायदा का एक कार्यालय था। तो 2-3 हमने तोड़ा, अभी पब्लिक खुद आके तोड़ रहा है। एड पे तो कोई सवाल नहीं, ऑडिट पे बवाल क्यों भाई? तो इसलिए जब उनको मदद की सरकारें करती हैं, राज्यों की सरकारें या केंद्र सरकार, तो उस पर तो कोई सवाल नहीं करता। साउद्दीन ओवैसी असम आके असम का मुसलमान समाज को कन्विंस करने का कोशिश कीजिए कि भाई ये मदरसा अलकायदा का कार्यालय होने दीजिए। वो काम तो नहीं करेगा असम का मुसलमान। असम का मुसलमान तो देश प्रेमिक है। ओवैसी बोलने से भी तो वो काम नहीं करेगा। ओवैसी को भी समझना चाहिए कि केवल एक तुष्टीकरण के लिए और हर बात पे एक नहीं करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार मदरसों पर जो सियासत है, चाहे वो यूपी में मदरसों के सर्वे से जुड़ी सियासत हो या फिर ये जो आसाम में मदरसों को लेकर जहां मुसलमानों द्वारा खुद ये पहल की गई कि जब उन्हें पता चला कि टीचर का मदरसे में पढ़ाने वाले टीचर का अलकायदा से कनेक्शन, तो किस तरह खुद ही उन्होंने उस मदरसे पर एक्शन ले लिया। ये अपने आप में जो सियासत हुई है बीते दिनों में मदरसों पर, उसे एक तरीके से एक्सपोज करने का काम करता है। लेकिन सवाल लगातार सरकार के एक्शन पर भी उठे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सबसे पहला सवाल तो संगीत रागी आपसे है। ये ठीक है कि सारे के सारे मदरसों को आप कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। कुछ मदरसों को लेकर सवाल था, कुछ मदरसों को लेकर आगे भी सवाल है। सर्वे की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में। असम में हमने देखा मुसलमान खुद सामने आए, उन्होंने एक्शन ले लिया। ना किसी सर्वे का इंतजार किया और ना किसी पुलिस के एक्शन का इंतजार किया, लेकिन इस पर सियासत हुई है और सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा किया गया है। देखिए अदिति जी, जिन लोगों ने, जिन मुस्लिम भाइयों ने ऐसा निर्णय किया है वो बहुत बधाई के पात्र हैं। वो देश प्रेमी हैं, वो राष्ट्रवादी लोग हैं और हमें उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। देखिए, उन्होंने सही रास्ता दिखाया है। सच्चाई ये है कि ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता
कि सारे मदरसे इसी प्रकार की तालीम देते हों, सारे मदरसे जो है आतंकवाद ही की शिक्षा देते हों, ऐसा कहना कोई भी व्यक्ति यदि कहता है तो वो गलत कहता है। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि उनमें जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है वह बच्चों में एक प्रकार से दूसरों लोगों के प्रति एक नफरत की भावना भरता है। अब सवाल ये आ जाता है कि क्या सारे मदरसे ऐसे ही हैं? बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं कहा। असम के मुख्यमंत्री जी ने भी नहीं कहा। असम के मुख्यमंत्री जी ने यही दोहराया कि सारे मदरसे ऐसे नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या यही बात वो भी नहीं कह रहे हैं? यदि वो सर्वे करा रहे हैं तो किन मदरसों का सर्वे करा रहे हैं? सारे मदरसों का तो वो सर्वे करा नहीं रहे हैं। वे उन्हीं मदरसों का सर्वे करा रहे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त है। और कहीं न कहीं इन दोनों सरकारों के पास ये इंटेलिजेंस इनपुट है कि PFI के लोग, हुजी के लोग, अलकायदा के लोग और जो अन्य मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी बाहर से फंडिंग हो रही है। हम में से कौन नहीं जानता है कि आज के दिन में भारत के अंदर जो है वो आने वाले दिनों में समाज के अंदर दरार फैलाने का काम जो है उसमें पाकिस्तान ही एकलौता देश नहीं है। पहले सऊदी अरब इसका नेतृत्व करता था, बाद में पाकिस्तान ने इसका नेतृत्व किया। और आज के दिन में हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि टर्की हमको कितना फंडिंग कर रही है इन सब चीजों को लेकर के। नहीं, लेकिन फिर उसके बाद उस कंसर्न को आप एड्रेस नहीं कर पा रहे ना। आप जिस जवाब में खुद ये कहते हैं कि सारे मदरसे ऐसी तालीम नहीं देते हैं, तो जो कंसर्न, जो चिंता, जो आशंका जाहिर की जा रही है, कहीं ना कहीं उसे एड्रेस करने में कहीं सरकार तो नाकाम नहीं रही है। तभी असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो है, नेता जो है, वो सियासत तो नहीं कर पा रहे। ये एक सवाल है जो सरकार को एड्रेस करना पड़ेगा। हमारे साथ मौलाना कौकब मुजतबा साहिब है। मौलाना साहब, ये आसाम में जो हुआ, जहां खुद ही एक्शन लिया वहां मुसलमानों ने, उन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया, ये क्या कह रहा है? ये क्या मैसेज दे रहा है? जो बीते दिनों में सियासत हुई उसके लिए मैसेज है? ये जो आतंक की पैरवी करने वाले लोग हैं उनके लिए मैसेज है? ये किसके लिए मैसेज है? मैसेज ये उन लोगों के लिए है कि जो इस्लाम के नाम के ऊपर आतंकवाद फैलाते हैं और इंसानियत और मानवता को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए कि रसूलुल्लाह, प्रॉफेट मोहम्मद या उनकी आल या उनके अज़वाज या उनके असहाब ने किसी को ये हुक्म नहीं दिया है तो वो इंसानियत और इस दुनिया को खत्म करने के लिए बम बनाए, बम मारे, गोलियां चलाए। अगर किसी भी मदरसे में या किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि जिससे मानवता और उस मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है तो उसको फौरन बंद करना चाहिए। तो ये जो कदम उठाया गया है, क्या सियासत उससे सीखेगी? मेरा सवाल ये है। इस सियासत तो भारत में हर काम में होती है। जो जिसके खिलाफ है उसके खिलाफ बोलता है, फिर सियासत में ले जाता है। हकीकत तो कम है, सियासत ज्यादा है भारत। अगर सियासत न की जाती और हकीकत पे चला जाता तो जिन मदरसों में फंडिंग होती है, जो मदरसे गलत हैं, उनकी इंक्वायरी होकर उनको बंद किया जाता और जो सही है उनको सर्टिफिकेट दिया जाता कि वो चलाएं। सही वालों के साथ भी खड़ा होना जरूरी है। सब पे इल्जाम लगा के मदरसों को बंद करना ये भी बहुत गलत बात है। ठीक है। और इस वक्त सैयद असीम वकार हमारे साथ है, तौसीफ अहमद खान। लेकिन यहां पर प्रोफेसर संगीत रागी, जो सवाल है, मैं वापस उसी सवाल पर आती हूं। सरकार कहीं ना कहीं जो कंसर्न्स है और मदरसों की छवि को लेकर जो बड़ा सवाल है, चाहे वो मौलाना मदनी हो चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, दोनों इस बात को उठा चुके हैं कि ये डिसीजन सही हो सकता है। मौलाना मदनी ने कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने ये नहीं कहा था, लेकिन गलत तरीके से इसे लागू किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा इस पे कुछ कहूं। मौलाना साहब आप पहले बोल लीजिए, उसके बाद संगीत रागी जी बोलिए। मौलाना साहब, हमारा भारत एक संविधान के मातहत चलता है और यहाँ संविधान को ऊपर समझा जाता है। मैं अपना अगर कोई कानून बना लूं और आईन बना लूं तो वो हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। वो किसी भी मजहब का रहने वाला हो, किसी भी मजहब को फॉलो करता हो। पहली बात मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, इस भारत के अंदर शिक्षा के लिए इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी और बहुत सी जबानों की यहाँ शिक्षा दी जाती है।
हमारे भारत के अंदर मदरसों को सरकार ने मान्यता दी, इजाजत दी, और इजाजत के बाद फिर उनको सरकार ग्रांट पे ले लेती है। तरीका है कानून के, आईन के मुताबिक। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि हम अपने मदरसों को कभी भी सरकार से मुलाक नहीं करेंगे, सरकार से मान्यता नहीं लेंगे, सरकार से ग्रांट नहीं लेंगे, सरकार के साथ नहीं चलेंगे, हुकूमत के साथ नहीं चलेंगे। ऐसे हिंदुस्तान के अंदर लाखों मदरसे हैं तो जो भारत का विरोध करते हैं और भारत के खिलाफ, और ऐसे भी हजारों मदरसे हैं कि जो हिंदुस्तान के अंदर रहकर मदरसों में भारत माता की जय भी कहते हैं, वंदे मातरम भी कहते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद भी कहते हैं। मैं हर मदरसे को शक के दायरे में नहीं लेके जाना चाहता। मेरा एक मदरसा है, मैं सरकार से कहता हूँ उस मदरसे की सरकार सबसे पहले इंक्वायरी कराए और उस इंक्वायरी के बाद दूसरे मदरसों की इंक्वायरी कराए। मगर मैं खुद सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, इस वजह से मैं ज्यादा नहीं कह सकता। अगर सही आदमी मदरसा बोर्ड में बैठ जाए और सही आदमी मंत्री बने अल्पसंख्यक में, तो ये निजाम सुधर सकता है। ना तो सही आदमियों के हाथ में कमान दी जाती है, चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड हो या मदरसा बोर्ड हो या अल्पसंख्यक का मंत्री हो। पहले से ये निजाम चला आ रहा है, वो अपनी मर्जी से चलाते हैं। अपनी मर्जी से चलाना ठीक नहीं है। भारत में जो संविधान है, भारत में जो भाषाएं हैं, भारत में जो काम हो रहा है, अपने मुल्क के हिसाब से चलाकर उस शिक्षा को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए तो मैं समझता हूं कि बेहतर है। लेकिन अगर हम अपनी लाठी से ही काम करें और जो हमें करना है वो हमें करना है, हमें शिक्षा और समाधान और आईन और कानून के मुताबिक नहीं चलना है, तो फिर जरूर है कि शक के दायरे में मदरसे भी आएंगे, मौलवी भी आएंगे। ठीक है, तो आप सीधे तौर पर जो सवाल उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ सवाल है। सैयद असीम वकार, इस पर आपका जवाब? आप मुस्कुरा रहे थे सर। नहीं, मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा जनाब हजरत मौलाना कोकब साहब का कि उन्होंने खुद ही बताया, हजरत मौलाना कोकब साहब का कि उन्होंने खुद ही बता दिया कि मैं सत्ताधारी पार्टी का नेता हूं। शुक्रिया आपका। देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं जिनके बयान के बाद ये शुरुआत हुई, उत्तर प्रदेश में एक और विभाग है बाल विकास विभाग। बाल विकास विभाग की एक सदस्य हैं मोहतरमा चतुर्वेदी जी। उन्होंने एक लेटर लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये सर्वे मैंने कहा है कराने के लिए और हम लोग सर्वे कराएंगे और उसके बाद मदरसे बंद कराएंगे। अब एक विभाग की सदस्य मोहतरमा कह रही है कि हम मदरसे बंद कराएंगे, दूसरे विभाग के एक ऐसे मंत्री जिनके पास पावर नहीं है वो ये कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे। पहले तो ये जो कंट्रोवर्सी है आपस में कि बंद कराएंगे या विकास कराएंगे, ये पहले खत्म कीजिए। ये बीजेपी के ही लोग खत्म कर सकते हैं क्योंकि ये बयान उन्हीं लोगों का है, उन्हीं के विभागों के लोगों का है, मंत्रियों का है। दूसरी बात, मैंने मंत्री जी से एक सवाल पूछा था कि आपने कहा कि मुसलमानों की शैक्षिक सामाजिक जो डेवलपमेंट है उसके लिए उन्होंने जो बजट पेश किया है 1,01,782 करोड़ रुपए का, 1782 करोड़ रुपए का, उसको मैंने बताया था कि ₹1.22 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से आप विकास कैसे कर लेंगे। नहीं आया जवाब, मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। अब मैंने एक और बयान जारी किया, मंत्री जी से गुजारिश की है कि आप सरकार में हैं, आप मंत्री हैं। कल उन्होंने कहा, एक बयान में अपने कहा, मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब और MIM वाले नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों का शैक्षिक विकास हो, मुसलमान के बच्चे पढ़ें, तरक्की करें। तो उस पर मैंने उनसे जवाब दिया उनको कि हैदराबाद आइए। हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेता अकबर साहब हैं, हैदराबाद शहर में उनके 10 इंटर कॉलेज चलते हैं जिसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लगा है। जमीन भी अकबर साहब के पैसे से, उसका कंस्ट्रक्शन भी अकबर साहब के पैसे से। इनकार नहीं कर रहा है, ये आपका पॉलिटिकल, आप लोगों के बीच में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हो सैयद असीम वकार। लेकिन असम में मदरसों पर जो एक्शन लिया गया मुसलमानों द्वारा, उस पर आप क्या कहेंगे?
क्योंकि बार बार जब सर्वे की बात हुई तो आपकी पार्टी के नेता ने तो यही कहा, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, कि तो मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, ये तो मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जा रहा है। मैडम बोल तो लेने दीजिए सर, आप पिछले 4 मिनट से बोल रहे हैं सर। स्कूलों में करीब 17,000 के आसपास। नहीं देखिए, अगर नहीं बोलने दीजिएगा तो मैं शांत होकर बैठ जाऊंगा। सर आपसे जो सवाल है उस मुद्दे पर बात कीजिए ना सर। वाद विवाद के लिए आए हैं। आपकी मर्जी। नहीं वो वाद भी जवाब के लिए दूंगा। आए हैं सर आप। नहीं आप ये जो सर प्लीज, मैं चाहती हूँ बहस हो, दर्शकों का वक्त जाया ना हो। आप बस ये बताइए, असम में जो एक्शन लिया गया मदरसे पर, उस पर, और मैं सरकार के एक्शन की बात नहीं कर रही हूं, जो वहां कम्युनिटी द्वारा ही एक्शन लिया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? बस इतना कह रही हूं। सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर वो जो मदरसे में टीचर पकड़ा गया था, अगर उसका नाम प्रज्ञा सिंह होता तो वो भी सांसद बना दिया गया होता। अगर मध्य प्रदेश में एक आरोपी जिस पर मुकदमा भी चल रहा है, जो मेडिकल ग्राउंड पे बरी है, उस पे आतंकवाद का आरोप है तो आप सांसद बना देंगे, और दूसरी जगह निकलेगा तो आप मदरसा गिरा देंगे, एक की जगह 3-3 4-4 गिरा देंगे। छोटा सा सवाल है, जब जवाब मिल जाए तो दे दीजिएगा। श्रीराज नायर ये हम कह तो रहे आपसे हैं, कह रहे हैं आप आतंकवादियों को कार्रवाई ना कीजिए। नहीं, खूब कार्रवाई कीजिए मैडम, लेकिन ये कैसे डिसाइड कर लिया आपने? कई बार ऐसा हुआ कि पुलिस ने पकड़ा, आतंकवादी बताया, जेल भेज दिया, 15 साल के बाद अदालत ने कहा कि कोई सबूत नहीं, नो एविडेंस। ये 22 सैयद हसीफ, अगर आपके सुनने में थोड़ी सी मुझे लग रहा है कहीं चूक हो गई सर। क्या होगा? नहीं, थोड़ी चूक हो गई सर। ये मदरसा, मैंने पहले ही कहा, सरकारी एक्शन की बात नहीं कर रही हूं मैं, कम्युनिटी के एक्शन की बात कर रही हूं। ये कम्युनिटी ने एक्शन लिया है सर, उस पर पूछ रही हूं आपसे, उस पर सवाल है मेरा। नहीं, कम्युनिटी एक्शन की बात आप जो कर रही हैं, मैं सुन रहा था, कई बार चैनलों पे बैठते हैं। सुनिए मैडम, बोलने नहीं दे रहे हैं आप। देखिए, ये बैठे हैं संगीत रागी साहब, ये प्रोफेसर हैं। आप मोदी जी हों, योगी जी हों, शर्मा जी हों, वर्मा जी हों, सिंह साहब हों, पंडित जी हों, बीजेपी में सब कहते हैं कि नहीं, हम किसी को अलग नहीं समझते, सबका विकास। दिल्ली में जामिया जो यूनिवर्सिटी है, इसका जो बायो साइंस विभाग है, इसमें पिछले 1 साल से लिफ्ट खराब है। बजट नहीं है आपके पास, मुझे किसी ने बताया, मेरे पास प्रूफ है। आपसे सवाल क्या है? उन्होंने कहा उसी विभाग के, नहीं उन्होंने कहा कि बजट ना होने की वजह से, आपसे सवाल क्या है? बजट इंडिया की तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटी, आसाम में इंडिया की तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटी ने मदरसे पर एक्शन ले लिया, उस पर बोलते हुए नहीं आप, और आप करेंगे पूरी कौम का विकास। नहीं, उस पर आप बोल नहीं रहे सर, उस पर आप बोल नहीं रहे। कोई बात नहीं सर, जल्दी से अतीकुर रहमान, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि बहुत सियासत हुई है, बहुत सियासत हुई है। जी क्या सवाल है आदित्य जी? सवाल ये है, सियासत बहुत हुई है, कम्युनिटी ने तो खुद ही एक्शन लेकर दिखा दिया कि सियासत की जरूरत नहीं है, सही सही है और गलत गलत। जी बहुत अच्छी बात है। देखिए आदित्य जी, सरकारों के राइट होते हैं, बहुत बड़े राइट होते हैं। वो बुलडोजर भी चला सकते हैं, स्कैनिंग भी कर सकते हैं, मॉडर्नाइज भी कर सकते हैं। आपको जितनी भी ताकत लगाना है तका लीजिए। हम मुसलमानों ने ये ठाना है कि हम यूपीएससी को क्रैक करेंगे, और उसके बाद में श्रीनाथ राय जी कहेंगे, संगीत रागी जी कहेंगे कि आपने यूपीएससी जिहाद किया। हम वो जिहाद करेंगे साइंटिफिक टेम्परामेंट को जो उजागर करता है। हम वो जिहाद के लिए तैयार हैं जो डेमोक्रेसी बचाएगा, तिरंगे के उसको बचाएगा, उसकी इज्जत को बचाएगा। हमने वो जिहाद का ऐलान किया है जो किसी सूरत में भी भारत की तरक्की के लिए जितने फोर्सेस आड़े आ रहे हैं उन सबको हराएगा। ये हम जिहाद का नारा लेकर बैठे हैं। हमारी कम्युनिटी के बच्चे, हमारे कम्युनिटी के लीडर्स और मदरसों वालों को मेरा एक ही उनसे आह्वान है कि अपने दरवाजे खोल दीजिए। जितने बुलडोजर दाखिल होना है हो जाने दीजिए, जितने मदरसे गिराना चाहे गिरा लीजिए। कुरान मुसलमान के सीने में है और उसके दिलो दिमाग में है। नहीं बुलडोजर चला पाएंगे आप। अतीकुर रहमान जी, हम मुसलमानों ने ये ठाना है, हम मुसलमानों ने
ये सोच, ये जो अपने आप में एक सेंटेंस है, और ये जो हम मुसलमान की तरक्की सुनिए के लिए सुन लीजिए अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई सर, प्लीज। डेमोक्रेसी को बचाने के हाँ, लिए, डेमोक्रेसी को तो आप बचाएंगे, डेमोक्रेसी को सुनिए, डेमोक्रेसी को सुनिए ध्यान से सर, मैंने सुना आपको, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था। डेमोक्रेसी को भारतीय बचाएंगे, हिंदू मुसलमान करके नहीं बचाया जाता डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी को इंडियन भारतीय कहकर बचाया जाता है, हिंदू मुसलमान करके नहीं बचाया जाता। और आपने भी जिहाद की ठानी है, लेकिन जिन मदरसों पर एक्शन हुआ ना सर, जिन मदरसों पर एक्शन हुआ उन्होंने भी जिहाद की ठानी। उनका जिहाद शायद आपके जिहाद से अलग है, उन्होंने भी तो जिहाद की ठानी ना। जो एक्शन हुआ वो दूसरे जिहाद के लिए हुआ। बुलडोजर चलाना सरकारों का आपसे जो पॉइंट मैंने रेस किया उन पर बात कीजिएगा। रहमान, हिंदू मुसलमान मत कीजिएगा। आपने खुद ही कहा हम मुसलमानों ने ठाना है, और आप भारत को बचाएंगे। का इस्तेमाल करें। भारत को बचाने की बात भारतीय करते हुए अच्छे लगते हैं, हिंदू मुसलमान करते हुए नहीं। भारतीय बचाएंगे इंडियन डेमोक्रेसी। मुसलमान देश का हिस्सा नहीं है। सुनिए, भारतीय हैं, सब भारतीय हैं। आपको यही बात तो समझ नहीं आती है, आपको यही बात तो समझ नहीं आती है। ये आपका दुराग्रह है, ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। इस देश में रहने वाला भारतीय, आपकी है, उसका रिलीजन कुछ भी हो, उसका रिलीजन कुछ भी हो, मैं ये कह रही हूँ, तो बुलडोजर वाली है। उसका रिलीजन कुछ भी आपकी सोच हो, तो वो बचाएगा इस देश को। और आप ये कह रहे हैं आप रिलीजन लेकर आ रहे हैं, सोच तो आप रिलीजन लेकर, एक तरफ डेमोक्रेसी की लड़ाई, एक तरफ डेमोक्रेसी की लड़ाई की दुहाई, और दूसरी तरफ रिलीजन की लड़ाई। ये दोनों बातें कैसे होंगी? डेमोक्रेसी को बचाएंगी, आप साइंटिफिक टेम्परमेंट की बात करेंगी, और आपको ये पता होना चाहिए कौन लोग बचाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ कौन बचाएंगे। आपने खुद को, जिनका नेता खुद ही डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने तो ऑलरेडी एक्शन लेकर आपको भी दिखा दिया, आपको भी दिखा दिया उन्होंने आपकी बातों से पहले एक्शन ले लिया। आप पूछ रहे सरकार ने बुलडोजर चला दें। मैं जिस मदरसे की बात करी वहां सरकार का बुलडोजर नहीं चला, वहां कम्युनिटी का एक्शन देखने को मिला। उस पर नहीं बोल रहे आप तब से, सरकार का बुलडोजर। आपने बस ये बात बार बार दोहराई है। आपने तो नहीं कहा कम्युनिटी ने जो एक्शन लिया उस पर भी चार बातें बोलते हैं, उनके भी पीठ थपथपाते। और कहा है उन्होंने, और मर्डरर्स को मालाएं पिनाने वाले हमको सिखाएंगे, रेपिस और मर्डरर्स को मिठाइयां बांटने वाले हमको सिखाएंगे। इसीलिए मैंने कहा हमने संविधान को बचाने की जिहाद का नारा लगाया है। अगर आप हमारे साथ आ सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम। नहीं अतीकुर रहमान, हम सक्षम हैं। अतीकुर रहमान, ध्यान से सुनिए, मुझे किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। मैं इंडियन हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखती हूँ, अपने राइट्स जानती हूँ, और सबसे ज्यादा उन राइट्स पर लगी जो लिमिट्स आती हैं उन्हें समझती हूँ। ठीक है, आप जाकर उनसे सवाल, और सुनिए मेरी बात ध्यान से, आप दो शब्द नहीं बोल पाए उन लोगों के लिए जिन्होंने खुद आतंकवाद के खिलाफ एक्शन ले लिया। और आप कहते हैं कि आप उन मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। उसमें क्या असम के वो मुसलमान नहीं आते हैं? असम के वो मुसलमान शायद नहीं आते हैं, कोई बात नहीं आते होंगे, तभी आपके मुंह से उनकी तारीफ में चार शब्द नहीं निकले। कोई बात नहीं। श्रीराज नायर, सर क्या पढ़ना है? डेजिग्नेशन पढ़िए पहले। नहीं, सुन लीजिए पहले मेरी बात ध्यान से। मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना मैं तय कर लूंगी सर। अरे डेजिग्नेशन के तहत पैनलिस्ट का डेजिग्नेशन नहीं, आपका डेजिग्नेशन मुझे पता है। आपका डेजिग्नेशन क्या है? आपने तो शुरुआत में ही बता दिया आपका डेजिग्नेशन क्या होना चाहिए। हम मुसलमानों ने ठाना है, उस लाइन में बहुत कुछ कह दिया आपने। और तभी मैंने आपसे कहा जिनकी नुमाइंदगी करने की बात कर रहे हैं ना अतीकुर रहमान, पहले उन्हें साथ तो लेकर चल लीजिए। तो आपको ऑलरेडी सिखा रहे हैं, वो ऑलरेडी आपको राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। कोई बात नहीं। श्रीराज नायर, कोई बात नहीं सर, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जनता को तय कर लेने दीजिए किसका डेजिग्नेशन, किसे पढ़ना और क्या पढ़ना है। देखिए, इतनी बौखलाहट क्यों? सरकार में चुने हुए प्रतिनिधि, जिसको सामान्य अंग्रेजी में लॉ मेकर्स कहते हैं, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं जो कोर्ट में मेंटेनेबल ना हो। तो सरकार कोई ना कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के आधार पर देश हित में, अपने राज्यों के हित में कोई ना कोई कार्रवाई करती है। अगर वो कार्रवाई अगर कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं है तो सरकार को औंधे मुंह गिरना पड़ता है, ये सरकार जानती है।
यहाँ पर इतनी बौखलाहट क्यों? एक रिफॉर्म्स के लिए, मेन स्ट्रीम एजुकेशन के लिए, मेन स्ट्रीम शिक्षा के लिए, ये जो समाज जो पिछड़ा है, और आज के साइंटिफिक युग में जहां साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, फिजिक्स सब सीखना होता है, वहां पे इनको स्टोन एज की थियरी सिखाई जाती है। उसको उसके अंदर बदलाव लाने के लिए सरकार कुछ कदम उठा रही है। यहाँ पर ये लोग क्यों अपने, ये स्वयं अच्छे अच्छे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं या इनके बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं, पर यहाँ पर इनको सामान्य मुसलमान मदरसे में पढ़ना चाहिए, पिछड़ा रहना चाहिए और उसकी सोच पीछे रहनी चाहिए, और वो देश के लिए फिर उसकी क्या योगदान का, उसका योगदान क्या रहेगा? ये बौखलाहट क्यों है? इतनी चिंता क्यों है इन लोगों में? सरकार ने कहा कि पूरे सारे मदरसों का एक बार छानबीन हो, उसके कोर्सेज के बारे में छानबीन हो, तो करना देना चाहिए। उस पर हम जिहाद करेंगे, यूपीएससी में आएंगे। अरे आप में अगर क्षमता है, मेरिट है, तो यूपीएससी क्लियर कीजिए, आईएएस बनिए, आईआरएस बनिए, आईएफएस बनिए, और बने, मुसलमान बने, आईएफएस भी बने, आईएएस भी बने, आईआरएस भी बने। आप ये सब इसको इधर उधर नाम दिया आपने उन लोगों को? यूपीएससी जिहाद। सामान्य रूप से सरकार जो आपने काम कर रही उनको है, क्या नाम दिया? समर्थन करिए। क्या इल्जाम लगाया था? आप अगर यूपीएससी जिहाद, वो मुसलमान को जानबूझकर पिछड़ा रखना चाहती है। आपने यूपीएससी क्रैक करने वाले मदरसा के बच्चों को क्या कहना चाह रहे हैं? सैयद असीम वकार, एक सेकंड रुकिए। अतीकुर रहमान, डेमोक्रेसी में एक प्रिंसिपल ये भी है, दूसरे की भी सुनो, अपनी तो कहो पर दूसरे की भी सुनो, ठीक है जी। सैयद असीम वकार, हिमंत बिस्व शर्मा ने ये भी कहा कि असदुद्दीन ओवैसी आकर समझा दे आसाम के मुसलमान को, लेकिन आसाम का मुसलमान समझेगा नहीं जो असदुद्दीन ओवैसी समझाना चाहते हैं। आसाम का मुसलमान देशभक्त है। नहीं अभी तो नहीं, मैंने तो जो सवाल पूछा आपने उनसे, हेमंत विश्व शर्मा से पूछा ही नहीं, तो मैं हेमंत विश्व शर्मा की बात असद साहब से क्यों पूछूं? पहले हेमंत विश्व शर्मा मेरी बात का जवाब दें। मैंने उनसे कहा था कि बहुत बाजुओं में ताकत और बुलडोजर में ताकत है, तो जिससे असलियत में देश को खतरा है चाइना से, जो हमारी सीमाओं में अरुणाचल है ना, उनके बराबर वाला स्टेट, वहां घुसकर कब्जा करके कंस्ट्रक्शन कर रहा है, गांव बसा रहा है, पुल बना रहा है, सड़क बना रहा है। जरा दिखाइए अपनी ताकत बुलडोजर की, देखें जरा कितनी ताकत है आपके। वहां तो दिखा नहीं रहे आप, मजलूमों पे, गरीबों पे। अभी ये श्रीराज नायर साहब बोल रहे थे, बहुत फिक्र है इनको, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस। थोड़ा सा प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। सुनिए सुन तो रही हूं सर, आपने एक पॉइंट रखा है ना सर। एक मिनट, नायर साहब ने देखिए बहुत अच्छी बात कही। एक सेकंड मैडम नायर, थोड़ा सा तथ्यों पे तो बात कर लें। आप ही से बात कर रही हूँ, आप ही को फ्लोर दूंगी। हेमंत बिस्व शर्मा को कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि वो अपने पड़ोसी स्टेट में जाकर कोई भी एक्शन ले लें? ये अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशन? आपने जो चैलेंज उनके सामने अभी रखा है, मैं थोड़ा सा उसे तथ्यों के आधार पर समझना चाह रही हूँ। टीवी में तो बड़ी बड़ी बातें, यलगार, ललकार, चुनौती, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं तथ्यों पर और ग्राउंड रियलिटी पर बात करती हूँ, कर सकते हैं हेमंत बिस्व शर्मा दूसरे राज्य में जाकर? ये है उनको परमिशन? नहीं, यही इन्हीं के नेता डेटा लेकर के घूमते हैं। अगर इनका डेटा सही है तो सुनिए एक सेकंड, हमें सुन ही रही हूँ सर। तथ्य पे बात कीजिए, समा बांधना छोड़िए, तथ्य पर बात कीजिए, बस ये कह रही हूँ। वकार साहब, आपका डेटा अगर सही है तो आपको चिंता का विषय आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे सुनिए सर, आपको भी जवाब दे रहा हूँ नायर साहब, अभी आपको भी दे रहा हूँ, बढ़िया जवाब दे रहा हूँ, बढ़िया बात आपने कही। आपको लगता है नहीं, आपको लगता है कि आप सारे जो हमारे मदरसे हैं बंद करा के सबको आईएफएस, आईआरएस, आईएएस, आईपीएस बना देंगे, और खुद आप करेंगे धर्म संसद की तैयारी। विश्व हिंदू परिषद सारे देश के साधुओं को, करोड़ों को इकट्ठा करके धर्म संसद करती है, तो साधुओं को आप आईएफएस, आईआरएस क्यों नहीं बनाते हैं? ये जवाब दे दीजिए। खाली मदरसे वालों को बनाइएगा, साधु संत समाज का मार्गदर्शन कर रही है। हिंदू समाज में अधिक से अधिक क्योंकि सही मार्गदर्शन कर रही है, इसलिए हमारे कौम में बहुत ज्यादा आईपीएस, आईएएस ऑफिसर्स हैं। आपकी लीडरशिप बरगला रही है, गलत मार्ग में ले जा रही है, इसके लिए आपकी कौम में जिहालत है। वो आप ही लोग कहते हैं साहब, वकार साहब, आप ही लोग तो डेटा लेके घूमते हैं कि सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट्स है, सबसे ज्यादा अंडर ग्रेजुएट। देखिए जितना देश को बरकरार है आप लोग,
जितना वर्गला रहे हैं आप लोग कौम की लीडरशिप, देश आप को, लोग गलत तरीके आप से अपने को पढ़ा लिखा कहते हैं और पूरे देश को आपने वर्गला डाला है। असीम वकार, आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं, जो तुलना कर रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए सर। श्रीराज नायर जी, एक सेकंड रुक जाइए। साधु कौन है? साधु एक रिलीजियस डायमेंशन है। हमारे देश का हिस्सा है, सम्मानित है। नहीं सुन लीजिए, सम्मानित है। हाँ सम्मानित है, लेकिन कौन है? एक रिलीजियस पहलू है, एक धार्मिक पहलू। लोगों को सही दिशा और सही मार्ग दिया है। श्रीराज जी, मैं बात करना चाहती हूँ। और मौलाना ये डिबेट में दर्शकों के लिए कर रही हूँ, ये डिबेट में पैनलिस्ट के लिए नहीं कर रही, ठीक है? नहीं, मैं जवाब पूछ रहा हूँ आपसे। सुनिए सैयद असीम वकार जी, वो रिलीजियस पहलू है और जमीयत और मदरसे क्या एक है? एक सेकेंड, जमीयत और मदरसे क्या एक है? देखिए, जिसको साधु बनना है वो साधु बनेगा, जिसको मौलाना बनना है वो मौलाना बनेगा, जिसको आलिम बनना है वो आलिम बनेगा। क्या एक है? ये व्यक्ति की आजादी है, उसको जो बनना है बनने दीजिए। और मदरसे, मैं तो आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, मैंने बयान जारी किया। सुनिए मैडम, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या जमीयत और मदरसे एक मैडम? है? आप बोलती बहुत है, सुनती नहीं है। नहीं, मैं सुनती हूँ सर, तभी आपसे काउंटर क्वेश्चन कर पाती हूँ। जमीयत और मदरसे क्या एक है? मैंने बयान जारी किया है, आप कुछ नहीं करती। अरे आप डिबेट में रहिए ना, आप डिबेट में रहिए सर, इसके अलावा कुछ नहीं आता। आप डिबेट में रहिए, कोई बात नहीं, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, डिबेट देखने वाले तय कर लेंगे किसे कितना आता है। जमीयत और मदरसे एक है? अच्छा, मुझे जवाब देने दीजिए। अरे मुझे जवाब तो देने दीजिए। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं खुलकर कि मैं अपने देश के उन तमाम गरीब हिंदू भाइयों से कह रहा हूं कि अपने बच्चों को आप मदरसे में तालीम हासिल करने भेजिए, दुनियावी तालीम, अच्छी पढ़ाई होती है। मदरसे से आईपीएस भी निकलते हैं। ये मेरे सवाल का जवाब है। अभी आप साधुओं को ले आए थे बीच में, आप निकालिए। अभी आप साधुओं को बना रहे थे आईएएस आईएफएस, फिर चले साधुओं को ले आए, फिर मैंने आपसे पूछा जमीयत और मदरसे है क्या, अभी तक जवाब नहीं दिया आपने। अब आपने फिर से गोल पोस्ट चेंज किया, कोई बात नहीं। तौसीफ अहमद खान, इनमें से तो किसी ने जवाब नहीं दिया। उम्मीद है आप तो देंगे, आप तो कम से कम आसाम में जो कम्युनिटी ने एक्शन लिया उनकी शान में दो शब्द तो जरूर कहेंगे तौसीफ अहमद खान, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। नहीं, देखिए अदिति जी, हम इस दौर में रह रहे हैं जहां तारीख के साथ, हिस्ट्री के साथ बहुत छेड़छाड़ किया जाता है, जहां पे बताया जाता है कि लाल किला को शाहजहां ने नहीं, चोला डायनेस्टी ने बनाया, ताजमहल जो है वो तेजो महालया है। ऐसी दौर से हम गुजर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये मदरसों के खिलाफ जो बातें बोली जाती है, जो लोग बोलते हैं, या तो उन्हें तारीख, हिस्ट्री नहीं मालूम है, या तो फिर वो धर्म के नाम पे इतने अंधे हैं कि वो जानबूझकर एक नफरत फैलाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अहमद मदनी, हकीम अजमल खान, उबैदुल्ला सिंधी, हसरत मोहानी, अताउल्ला खान बख्श, ये तो सिर्फ कुछ नाम मैंने आपको गिनाए। तो उस वक्त में चला था आज़ादी के जद्दोजहद में, ये सारे लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ा है। आप रेशमी रुमाल तहरीक बोलिए, आपके दर्शकों को वो पढ़ें। आप यहाँ पे वीएचपी के स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं, अशोक शिंदे, जो कि विश्व हिंदू परिषद का अशोक शिंदे जो कि आरएसएस का प्रचारक है, उसने कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड कहा है कि आरएसएस और वीएचपी के ट्रेनिंग कैंप में बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसने भी ट्रेनिंग लिया था। इसके ऊपर में क्या एक्शन लिया? क्या इसके ऊपर में वीएचपी का क्या टिप्पणी है कि क्या अगर कोई ऐसी एलिमेंट है जो कि टेररिस्ट का ट्रेनिंग देती है वीएचपी और आरएसएस शाखा में, मदरसों को लेकर एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। जो भी कानून के खिलाफ हो, जरूर एक्शन होना चाहिए। इस बार पे तो कोई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सुनिए मेरी बात, सुनिए, सवाल आप भूल गए। मैं आपसे ये पूछ, अब सावरकर पर चले गए, सुन तो लीजिए। ग्वालपाड़ा के मुसलमानों के बारे में तो दो शब्द कह दीजिए, सुनिए ध्यान से। मदरसों के कंट्रीब्यूशन को लेकर कोई सवाल नहीं उठा रहा है कोई। आजादी के लड़ाई तौसीफ अहमद खान, मैं खुद ही कह रही हूँ, मदरसों के योगदान को कौन क्वेश्चन कर रहा है? आजादी में, आजादी की लड़ाई में आप खुद ही सफाई दे रहे हैं। किसी ने पूछा क्या? किसी ने कहा क्या
किसी ने सवाल खड़ा किया क्या? नहीं किया। मैडम आपसे सुनिए, आपसे सवाल क्या है? सुनिए, जो ग्वालपाड़ा के मुसलमान हैं, जब वक्त मिलता है तो मुझे तो तौसीफ अहमद खान, सच्चाई तो एक तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ मैं। ग्वालपाड़ा के मुसलमानों के बारे में आपकी क्या राय है? अब इन्हें आरएसएस का एजेंट मत बता दीजिएगा, और अगर बताइएगा इन्हें तो कम से कम लॉजिक जरूर दे दीजिएगा। ग्वालपाड़ा से जो तस्वीरें आई हैं, इन पर आपकी राय चाह रही हूँ। कोई रोल नहीं आजादी की लड़ाई में। वीएचपी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बोलना पड़ेगा। राइट्स में उनके लोग शामिल रहते हैं, बोलना पड़ेगा। क्योंकि आज माहौल कैसा हो गया है, जो सच को झूठ बनाया जाता है। आज माहौल ऐसा हो गया है कि हिस्ट्री को लिख मैं आजादी की लड़ाई में किसका कितना योगदान है, मैं इस पर डिबेट नहीं कर रही हूँ। ठीक करना पड़ेगा। मदरसे से कौन कौन से महापुरुष निकले, इस पर किसी को कोई संदेह नहीं है। ये जो ग्वालपाड़ा की कम्युनिटी ने मदरसे को खुद ही गिरा दिया, उस पर आपकी क्या राय है? मैं तब से इस सवाल का जवाब जानना चाह रही हूँ। मैं तो यही कह रहा हूं कि अगर कहीं पे कोई इलीगल एलिमेंट्स मिलते हैं और उनके खिलाफ सोसाइटी एक्शन ले रही है, मैं कह रहा हूं कि वीएचपी ने क्या एक्शन लिया, आरएसएस ने क्या एक्शन लिया। अशोक सिंडे ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि बॉम्ब बनाने की नहीं, क्या कहा आपने ग्वालपाड़ा की कम्युनिटी के लिए? क्या कहा आपने? मैंने मिस कर दिया, तो मुझे बताइए जरा एक बार फिर से। ये जो ग्वालपाड़ा में कम्युनिटी ने एक्शन लिया है, इस पर आपने क्या कहा? मैडम, आप तो जैसे बातों को रिपीट कर रही है, तो अजीब बात है। मैं तो आपको जवाब बहुत दे रहा अजीब बात है। मैडम फिर से वही सवाल पूछ हाँ, मैं पूछूंगी सवाल। जब तक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, मैं पूछ रहा हूं, जब तक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तब तक मैडम रिपीट ही करती रहेगी। वैसे मेरा नाम अदिति त्यागी है। टेररिस्ट कैंप ऑर्गेनाइज करती है विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? अच्छा, पूछिए। आपके ये ग्वालपाड़ा के मुसलमानों से आप कहना चाह रहे हैं? ये आप ग्वालपाड़ा के मुसलमानों ने मदरसे को जो ध्वस्त किया, उस पर उन्हें आप कह रहे हैं ये बात? उनकी तारीफ में आप ये शब्द लेकर आए हैं? तारीफ में इतनी कंजूसी, तारीफ में इतनी कंजूसी इससे पहले मैंने नहीं देखी। किसी की तारीफ में इतनी कंजूसी इससे पहले नहीं देखी भाई। आज ताल ठोक के मैं ये भी देखी। चलिए, सवाल पूछ रहे थे ना श्रीराज नायर से, जवाब लीजिए अब उनका। लेकिन दो शब्द कह देते अगर ग्वालपाड़ा के मुसलमानों के लिए, और वो ताल ठोक के देख रहे होंगे तो उन्हें भी अच्छा लगता, पर सोच रहे होंगे कि सियासत कितनी स्वार्थी है, सियासत कैसे वोट बैंक में बंधी है, देखकर आज मायूस जरूर हो रहे होंगे। कोई बात नहीं। श्रीराज नायर। अदिति जी, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, तौसीफ अहमद खान मदरसा प्रोडक्ट नहीं है। उनकी शक्ल और उनकी भाषा ये खुलेआम बताती है कि वो पॉलिश व्यक्ति हैं। खुद मदरसे में नहीं पढ़ेंगे ये लोग, अच्छी अच्छी स्कूलों में पढ़ेंगे, अब्रॉड विदेशों में पढ़ेंगे, और बाकी गरीब मुसलमान को ये लोग जाहिल बनाए रखना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है। रही बात, मैं मदरसा का प्रोडक्ट वीएचपी कैंप में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके लिए देश के अंदर एक बहुत अच्छा जुडिशियल सिस्टम है, जिसने कसाब, अफजल गुरु और याकूब मेमन तक को ट्रायल का मौका दिया है। तो यहाँ पर अगर कोई भी तंजीम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर गलत कर रही है, तो इस देश की जुडिशियल सिस्टम उसका संज्ञान लेगी। इन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी यहाँ नेशनल टीवी बैठ करके कुछ भी झूठ बोलेंगे, किसी भी व्यक्ति को नैरेटिव के लिए पैसे देकर के खड़ा करेंगे, तो इस देश में चलने वाला नहीं है। एक भी चैनल ने यह स्टोरी नहीं चलाई, न इनके अपने लेफ्टिस्ट चैनलों में नहीं चलाई। तो ये झूठ और फरेब में कब तक चलता रहेगा? इनकी दुकान चलने वाली नहीं है। लोगों के अंदर समझदारी है और लोग समझते हैं वास्तविकता क्या है। ये डरते क्यों है? इतनी सारी बौखलाहट क्यों है? मदरसा में रिफॉर्म्स लाने के लिए बात चल रही है और ये बौखलाहट है। इनको क्या डर है? ठीक है, जवाब दीजिए तौसीफ अहमद खान। छुपाना है इनको। ठीक, जवाब दीजिए उनसे। अदिति जी, एक्शन तो लिया गया असम में मदरसा में, जो आप बता रही हैं। कोर्ट एक्शन नहीं बल्कि कम्युनिटी एक्शन, जिसकी आप चाहती है कि तारीफ की जाए, बहुत अच्छी बात है, एक वेलकम स्टेप है। और हमने पूछा कि वीएचपी के बारे में कि और आरएसएस के बारे में क्यों। अरे ये देश के अंदर जुडिशियल सिस्टम है, पुलिस है भाई साहब। एक सेकेंड बात करिए। ये बता रहे कि मीडिया ने स्टोरी को नहीं चलाया। भाई मीडिया तो आपने तो डरा के रखा। हमने तो देखा है कि क्या पोजीशन में हम लोग खड़े हैं। मैं आपसे सीधी से सवाल पूछता हूँ कि जब एक व्यक्ति कोर्ट में जा करके एफिडेविट में कह रहा है अशोक सिंडे उसका नाम है, वो कह रहे हैं कि हाँ उसने ट्रेनिंग रिसीव किया, ट्रेनिंग दिया जाता है, तो आपने क्या एक्शन लिया? आपको वीएचपी आपके खिलाफ इल्जाम लग रही है,
आप विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ इल्जाम लग रहा है, बाकायदा कोर्ट में एफिडेविट में लिख के, आपने क्या एक्शन लिया? अगर आप कहते हैं झूठ बोल रहा तो आपने क्या एक्शन लिया? और अगर आप जानते हैं कि ये सच है तो फिर आपने उसका क्या एक्शन लिया? आपने कोई एक्शन लिया? ठीक है संगीत रागी, आपकी तो सरकार है, संगीत रागी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और संगीत रागी, ठीक है जवाब लीजिए ना, हमारे साथ नहीं ठीक है जवाब लीजिए संगीत रागी। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा जो है वो पार्क में लगती है, खुले मैदान में लगती है, किसी को भी आकर के वो देख सकता है। और यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यदि गलत काम करती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी, ये राजशेखर जी ने कहा, उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया है। दूसरी बात, इस पैनल पर बैठे हुए दो मुस्लिम भाई बंधु, वकार जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बड़ा संतुलित बात करते हैं, लेकिन हैरानी की बात हो रही है कि जब मुस्लिम समाज का एक हिस्सा कह रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि जो हमारे मदरसे हैं अलकायदा के ऑफिस में तबलीग हो परिवर्तित हो चुके हैं और उनके खिलाफ ऐसे मदरसों को हमने ढा दिया है, तो उसके समर्थन में भी ये नहीं खड़े हो रहे हैं। कहना तो इन्हें ये चाहिए था कि इस प्रकार के जो अन्य मदरसे हैं उनको भी तोड़ना चाहिए और ये मुस्लिम समाज को खुद ही इस दिशा में सार्थक कदम उठाना चाहिए। रही बात मदरसों के परसेप्शन के लिए, तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, और दूसरी बात एक जिहाद के लिए, भगवान के लिए आप जिहाद की बात मत कीजिए, क्योंकि जिहाद और जब आप काफिर बात करते हैं, इन दो चीज़ों की परिभाषा हो सकता है कि आपके लिए बहुत सही हो, लेकिन भारत के 1000 साल का इतिहास ये है कि काफिर कह के हिंदुओं के लाखों हिंदुओं को कत्लेआम किया गया है। और जिहाद की बात कह करके हमारे जो देवताओं के मंदिर हैं वो तोड़े गए हैं, उनके मूर्तियों को तोड़े, उनका कोई अपराध नहीं था। लेकिन चूंकि बुत परस्ती आपके खिलाफ, आप उस बुत परस्ती के खिलाफ हैं और इस्लाम के शुरू से ही रहा है, इसलिए आपने हमारे उन मंदिरों को भी तोड़ा है। तो कृपया जिहाद और काफिर की परिभाषा मत ही कीजिए, इस प्रकार का आह्वान मत कीजिए, ये समाज में गलत मैसेज देता है। तीसरा, ठीक है, पहले एक काउंटर ले लीजिए, अतीकुर रहमान, काउंटर ले लीजिए बस 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड से ज्यादा मैं ये नहीं करूंगा। चलिए बात पूरी कीजिए। देखिए, दुनिया के जितने कंट्री हैं आज के दिन में मदरसों को उसी सशंकित नज़र की तरफ देख रहे हैं। इसलिए ये तो मुस्लिम समाज को तय करना है कि वो दूसरों के मन के अंदर जो भय है, शंका है, उसको खत्म करें। वो दूसरों के मन के अंदर जो भय है, शंका है, उसको खत्म करें, क्योंकि जितने भी टेरर बॉम्बिंग हुई है वे सारे तबलीगी के मदरसों से ही प्रोडक्ट निकले हैं। देवबंद इस्लाम के जो मदरसे हैं, जो डूरंड लाइन के उस पार हों या इस पार हों, वो टेररिज्म की फैक्ट्री है। ये पाकिस्तान के एक के बाद एक नहीं 10 स्कॉलर ने कहा रखा है। तो हमारे बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपके ही मुस्लिम समाज के लोग ही देवबंद के मदरसों के बारे में ये किया जाता है। हो गए 10 सेकंड। संगीत रागी जी जवाब सुन लीजिए। धन्यवाद। आदित्य जी, मैंने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, संगीत रागी जी ने किया था, श्रीराज नायर जी ने किया था। जब हमारे मदरसों के बच्चों ने यूपीएससी क्रैक किया तो इन्होंने यूपीएससी जिहाद नाम लिया था। और जिहाद को आप इतना नेगेटिवली क्यों हमेशा लेते हैं? नहीं कहा है। जिहाद का मतलब है स्ट्रगल, क्योंकि जिहाद के नाम पर यही निगेटिव हुआ है पूरी दुनिया में। जिहाद के नाम पर यही दुनिया में हुआ है, इसलिए लोगों को निगेटिव लेता है। जहां पर आप देश की उन्नति करें, साइंटिफिक टेम्परामेंट लाएं। जिहाद का मतलब है आप अच्छाई भलाई की तरफ बढ़ें, तबलीगी भी यही कहते हैं, जैसे मोहम्मद भी यही कहते हैं, अर्जुन ने, हिजबुल मुजाहिदीन भी वही कहता है, सीख ली थी, लश्कर तैयबा भी यही कहता है, ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी यही करते हैं, उनको ही समझा दीजिए। आदित्य जी, इसका मतलब है ये सही बात को आपके दर्शकों के सामने लाना नहीं चाहते। श्री कृष्ण ने क्या कहा था अर्जुन से, उस जिहाद की मैं बात कर रहा हूं। अब आपको समझ में आई बात? कहा था कि जो अधर्मी है उसको मारो, ये नहीं कहा था कि जो हमारे धर्म को नहीं मानता है उसको मार डालो।
हाँ, ये थोड़े कहा था कि जो ईमान हाँ, नहीं ईमान तो वाला आप नहीं सुनिए, है आप उसको negatively वो क्यों काफिर लेते हैं है, आप? ये श्री कृष्ण ने नहीं आप कहा था। नेगेटिवली क्यों लेते हैं? भारत का धर्म हाँ, श्री कृष्ण ने धर्म और कहा अधर्म था, के बीच में अंतर करता है। righteousness। आप कहते हैं कि हमारे मानने वाले हाँ, तो धार्मिक धर्म और हैं, अधर्म बाकी के सब बीच में अधार्मिक यहाँ लड़ाई हो हैं। रही ये है थोड़ा ना। परिभाषा हमारे यहाँ दी डेमोक्रेसी जाती को है। बचाना, डेमोक्रेसी को बचाना, तिरंगे के मान का इस्लामिक सम्मान कंट्रीज में रखना। कौन, कितने इस्लामिक कंट्रीज में Scientific डेमोक्रेसी है? आप temperament बताइए लाना। ना, कितने ये इस्लामिक अच्छाई और कंट्रीज है बुराई जिसमें की लड़ाई डेमोक्रेसी है? जनाब। कितने इस्लामिक कंट्रीज अरे है क्यों जहां पर इस्लामिक कंट्रीज में सेकुलरिज्म जा रहे है? हैं? मुझे आप भारत बता में आ दीजिए जाइए। संविधान की सुरक्षा आप कितने कैसे इस्लामिक करेंगे? कंट्री, अरे आप खप भारत में खप चूंकि पंचायत से अल्पसंख्यक कैसे हैं, लड़ाई करेंगे आप? तब आपको विशेषाधिकार आप चाहिए और खप आप अपने पंचायत यहाँ से कैसे आप लड़ेंगे मुस्लिम आप? कंट्रीज के वो अंदर खप एक समान पंचायत, अधिकार भी आप आदित्य दूसरे जी, धर्मों को 10 नहीं सेकंड देते मुझे हैं। दीजिए आप पूछिए ऐसा क्यों होता है? What makes other Islamic countries not to give even equal rights to other religious denominators? संगीत रागी जी, इनको 10 कभी सेकंड पूछिएगा प्लीज, सवाल, 10 अपनी सेकंड, आत्मा एक से सेकंड इंटरप्ट मत कीजिएगा, बिल्कुल इंटरप्ट मत कीजिएगा संगीत रागी जी। हम भारत के निवासी, भारत के संविधान की बात करेंगे आदित्य जी। 10 चलिए, सेकंड। अच्छी बात है, मुसलमान से आगे बढ़ गए आप, मुझे खुशी है इस बात की। पिछले 25 मिनट में आपने इतनी प्रोग्रेस की, थैंक यू। थैंक यू। 10 सेकंड ले लूं मैं? सर आपको बोलने के लिए ही टाइम दिया है सर। थैंक यू। राजस्थान के अंदर 5 सितंबर को एक महिला को चेस्टिटी वर्जिनिटी टेस्ट के लिए उस कंपेल किया गया, 10 लाख का जुर्माना लगाया गया खप पंचायत ने। इस खप पंचायत का सर्वे होना चाहिए या नहीं? इस खप पंचायत के खिलाफ आप साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए कब काम करेंगे? संगीत रागी जी, श्रीराज नायर जी, क्या मदरसों के और मौलाना को ही आप सिर्फ साइंटिफिक टेम्परामेंट सिखाएंगे या खप पंचायत कभी मुर्दाबाद करेंगे? और ये आज की बात नहीं है आदित्य जी, रोजाना ये खप राजस्थान में किसकी सरकार है? अतीकुर रहमान, लोगों को बाध्य करती रहती है। अतीकुर रहमान, राजस्थान में किसकी सरकार है? सरकारों का सवाल नहीं है, तो खप आप पूछ पंचायत रहे को हैं, मुर्दाबाद कहने बोलिए इनको। आप हम कहते हैं पूछ रहे वो हैं, सारे आपसे जो मदरसा सवाल है सरकारों की, अपने बच्चों को भाई जिसकी अकाउंटेबिलिटी होगी उस पर बात करेंगे ना सर आप, जिसकी अकाउंटेबिलिटी होगी आप उस पर बात करेंगे। एज अ सिटीजन तो यू कैन आस्क मी दैट क्वेश्चन एंड वी कैन डिस्कस दिस, लेकिन किसी की तो अकाउंटेबिलिटी होगी ना। अगर हम डिबेट में आए हैं तो अकाउंटेबिलिटी की भी बात करेंगे, पावर से सवाल की भी बात करेंगे, सवाल करेंगे ना। आप ये कह रहे नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी सरकार है। कैसे फर्क नहीं पड़ता? कानून व्यवस्था किसके पास है? उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर ये फैसला लिया तो वहां जिसकी सरकार है वो जवाब दे रहा है आपको, उसे जवाब देना होगा, उसे जवाब देना होगा। सर कम से कम जब तुलना कर रहे हैं, जब एग्जाम्पल उठा रहे हैं तो कम से कम उनके जो तथ्य हैं उन पर भी तो बात कीजिए। आप तो ऐसे थोड़ी ऐसे बात होगी कि तथ्यों से दूर बात होने लगेगी। सर आप रूढ़िवादी सोच को कवरिंग फायर दीजिए। सर आपके कहने से आपके निजी हमलों से मैं डरती नहीं हूँ सर। आपको अगर तथ्यों पर एक्सपोज करने लगे तो आप मॉडरेटर को कटघरे में खड़ा करते हैं, आप कटघरे में खड़ा करते हैं मॉडरेटर को, वो मेरी दिक्कत नहीं है। ग्वालपाड़ा की तस्वीरों पर बोलते हुए आपको डर लग रहा था। जितने पैनलिस्ट हैं सिर्फ तौसीफ अहमद खान थे जो फाइनली बार बार सवाल पूछने के बाद 4 सेंटेंस बोल पाए उनकी शान में। और आप यहां पर बता रहे हैं, समाज सुधार की बात कर रहे हैं। जिस समाज ने करके दिखा दिया उसकी शान में आप 4 लाइनें नहीं बोल पाए थे अतीकुर रहमान जी, और आप रूढ़िवादी सोच की बात कर रहे हैं यहां पर। कम से कम ये हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए ना। मौलाना को कब मुर्दाबाद बोलने बोलिए ना, सर कोई बात नहीं, अब आप अपनी बारी में बोलिए सर। आपके 10 सेकंड बहुत देर पहले पूरे हो गए थे, कोई बात नहीं। मौलाना साहब दिखा दिया, क्या कर सकते हैं मौलाना साहब? जी आपने एक सवाल किया था, भाई बीच में न बोलिएगा, मैं खामोश बैठा था। आपने एक सवाल किया था कि जमीयत और मदरसे, जमीयत और मदरसे में क्या फर्क है, ये जमीयत और मदरसा क्या है। जमीयत भारत के अंदर, अगर जमीयतुल उलमाए हिंद की बात आप कर रही हैं तो ये मदनी खानदान की है, और मदरसे जो हैं वो अलग-अलग संगठनों के, सोसाइटियों के, ट्रस्टों के। जमीयत के भी मदरसे होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जमीयत और मदरसों में इतना ही फर्क है कि जितना
गुरुकुल और वीएसपी में है और आरएसएस में। मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा नहीं दी जाती है। जहां दी जाती है उसको पहले ही सरकार को बंद करना चाहिए, इसलिए कि आज 16,000 से ज्यादा मदरसे उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त हैं और 558 मदरसे वो हैं कि जिन्हें सरकार उनके टीचरों को फुल सैलरी देती है। 5 साल आपके पिछले गुजर गए, हमारे पिछले गुजर गए। कितने मदरसों में गलत पाया गया ये आज तक अभी तक पता नहीं चला है, उनको बंद क्यों नहीं किया है। गुरुकुल में पैदा होने वाला धर्मगुरु बनता है, मदरसे में पैदा होने वाला भी धर्मगुरु बनता है। अब उसके ऊपर है कि वो कहीं आतंकवादी बन जाए या मदरसे में आके आतंकवाद फैलाने लगे, तो उसका जाती मसला है। सारे मदरसों को कहना बिल्कुल गलत। जमीयत की बात आप लेके आई थी, अभी 2 साल पहले जब कोरोना शुरू हुआ तो मरकज को बताया गया आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा है। मेरा मरकज से कोई ताल्लुक नहीं था, ना मैं कभी मरकज गया हूँ, और चलते चलते वो आतंकवाद का अड्डा था। और एक रात में 2 बजे वो आतंकवाद से शराफत का, अमन का, शांति का पैगाम देने लगा और उसको आज तक नहीं ढाया, कोई बुलडोजर नहीं चला है। मेरा ये आपसे सवाल है। दूसरी बात ये कि आप जमीयत की बार बार बात कर रही हैं। मैंने एक जुमला कहा था कि मैं किसी सरकार से वाबस्ता हूं, किसी पार्टी से वाबस्ता हूं, इस भारत का नागरिक हूं, वंदे मातरम कहता हूं, भारत माता की जय कहता हूं, राम जन्म भूमि को 1,100,000 रुपए बड़ी आस्था और अकीदे के साथ मैंने समर्पित किए, मैं मदरसा चलाता हूं। सारी कठिनाइयां इस मुल्क के अंदर आती हैं, लेकिन समझ में ही नहीं आता। बार बार जमीयत जमीयत जमीयत। जमीयत के हेड, जमीयत के मालिक मौलाना महमूद मदनी को सरकार में एक बहुत महत्वपूर्ण पद पे बिठाया जाता है कि वो हिंदुस्तान के अंदर जितने फिसाद होते हैं उस कमेटी के सदस्य बनाया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मौलाना महमूद मदनी किस दिन से भारतीय जनता पार्टी के थे, किस दिन से सरकार के थे और किस दिन से आप बुरा कह रही? तो ये बुरा कहना, गलत कहना, जो गलत है उसे गलत कहो, समझे? ये मैं आगे बात ना बढ़ाइए ताकि बात आगे। मैं आरएसएस को अच्छे तरीके से देखता हूँ, आरएसएस में बड़ा अमन है। मैं विश्व हिंदू परिषद को भी मैंने करीब से देखा है, बहुत अमन और शांति की बात होती है। मैंने बीजेपी में भी हूँ और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में राष्ट्रीय संयोजक भी रहा, मैं सारे पदों पर रहा सरकार में। लेकिन ये नीचे से जो आज ये बातें उठ के आती हैं, अरे भाई जो मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं है उनको आप बंद कर दीजिए, वो गलत चल रहे हैं। जो कॉलेज है उनको भी बंद कर दीजिए। खाली मदरसे ही नहीं चल रहे, बहुत कॉलेज भी ऐसे चल रहे हैं कि जिनके पास मान्यता नहीं है, जहाँ फीस ज्यादा ली जाती है, जहाँ ड्रेस के नाम पे पैसा लिया जाता है, जहाँ बच्चों से गाड़ी के नाम के ऊपर पैसा लिया जाता है, जहाँ कोर्स के ऊपर कमीशन लिया जाता है। एक चीज नहीं है, बहुत सी चीजें हैं, इसमें बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। और मैं आपसे आखिरी बात कह रहा हूँ, भारत के अंदर अल्पसंख्यक मंत्रालय में ऐसे सही और अच्छे आदमी को मंत्री बना के बिठाइए, फ्री में सरकार बिठाती है, जीत के नहीं आता है। अभी तक भाजपा में सेंटर में मंत्री बना अल्पसंख्यक थे, यूपी में बने, कहीं से विधायक और एमएलसी नहीं बने थे। फोकट में उनको एमएलसी बना के मंत्री पद दिया गया। उनकी जिम्मेदारी थी कि मदरसों को 5 साल में चेक करते, जो गलत थे चले जाते, पता नहीं कहां से क्या निजाम हो रहा है। आज मैंने आपको सुनी, आपके चैनल पे मैंने भारत माता वंदे मातरम की, मदरसे के बच्चों की, मौलवियों की, धर्म गुरुओं की, मुसलमानों की क्लिप भेजी। आपने एक नहीं चलाई, सारी आप महमूद मदनी की चला रही है, उन लोगों की जमीयत की चला रही है। तो मेरा आपसे मौलाना साहब आपने मेरे सवाल को गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया है। एक सेकंड सर, एक सेकंड सुनिए मौलाना साहब। मेरा सवाल जब था कि जमीयत और मदरसे एक हैं क्या, तो वो सैयद असीम वकार से था, क्योंकि बार बार वो साधुओं को इसमें लेकर आ रहे थे। तो साधुओं का धार्मिक डायमेंशन है भाई, इसीलिए मैंने उनसे सवाल पूछा, क्या मदरसों की तुलना जमीयत से की जा सकती है? जमीयत एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि जब मदरसों की बात की जाती है जनाब, तो मदरसों की जब बात की जाती है तो वहां पर एजुकेशन के पहलू की बात की जाती है मौलाना साहब। तो इसमें मौलाना मदनी का किसी मायने में कोई ना तो उन्होंने किसी की तारीफ किसी ने की है यहाँ पर, और ना किसी की शान में कसीदे पढ़े हैं। सुनिए, मैं सब जानता हूँ, आप गुरुकुल को नहीं जानती हैं, आप आश्रम को नहीं जानती हैं। सारे में गया हूँ, स्पीच देता हूँ सारे में जाके। आप मुझसे भगवत गीता के बारे में पूछिए, मैं आरएसएस के दफ्तर में गया हूँ, कितनी मरतब गया, विश्व हिंदू परिषद वालों के यहाँ जाता हूँ। आप ये इस तरीके के बयानात न दिलवाइए। मेरा कहना ये है, अमन सर पैनलिस्ट अपनी बात रखने के लिए फ्री है सर, मैं उन्हें नहीं बता सकती उन्हें क्या बोलना है मौलाना साहब।
उन्हें क्या बोलना है, जैसे आपको क्या बोलना है मैंने आपको नहीं बताया, ऐसे ही ना मैं पैनलिस्ट को बताती हूँ उन्हें क्या बोलना है। और सैयद असीम वकार अब लगातार मुस्कुरा रहे हैं, अब उन्हें हंसी आ रही है, अब उन्हें लगातार हंसी आ रही है। पैनलिस्ट क्या बोलेंगे सर ये मैं तय नहीं कर सकती, क्योंकि ये डिबेट का मंच है सर, ये वाद विवाद का मंच है, ये वाद विवाद का मंच है और यहाँ पर सबको अपनी बात रखने की पूरी आजादी है सर। आपको शायद इस बात को लेकर शिकायत है कि मौलाना मदनी को उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है सर। मौलाना मदनी के शान में ना किसी ने कसीदे पढ़े हैं यहाँ पर, ना उनका क्रिटिसिज्म किया गया है सर। बहुत साफ कर दूं, मैं बहुत साफ कर दूं, एक उनका एक स्टेटमेंट है उस पर बात हुई है सर। लेकिन सैयद असीम वकार लगातार मुस्कुरा रहे हैं, उनकी हंसी की भी वजह मैं पूछ लेती हूँ यहाँ पर। सैयद असीम वकार बात कहने नहीं देती, आप असीम वकार की बात में जवाब देंगे, पहले बात करते दीजिए। मौलाना साहब आपने काफी देर अपनी बात रखी है, मैं वापस आपको मंच दे दूंगी। कहा मैंने आपसे सर, पहले आप सुन तो लीजिए, दूसरे पैनलिस्ट की भी बात सुन लीजिए सर। आपके मुंह में दूसरे की जबान बोले, आप नहीं बुलवा सकते जबान, सच को सच कहने दीजिए। सर किसने कहा कि आप सच को सच ना बोलिए सर? आप किस बात को लेकर आक्रोशित और उत्तेजित हो रहे हैं? आप परेशान हो गई सच बयान? नहीं सर, मुझे किसी से परेशानी नहीं होती सर, मुझे किसी से परेशानी नहीं होती, आप सच बोलिए। मैंने पहले ही स्पष्ट किया, पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता। सर सुनिए ध्यान से मौलाना साहब, एक बात का कॉन्टेक्स्ट होता है मौलाना साहब, बात का कॉन्टेक्स्ट होता है, उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर जा रहे हैं। अब आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर जा रहे हैं और एज अ मॉडरेटर बहस को मुद्दे पर रखना मेरा दायित्व है, क्योंकि मैं जनता के लिए डिबेट करती हूं सर। मैंने आपको भी मंच दिया और दूसरे पैनलिस्ट को भी मंच दिया। थैंक यू सो मच सर। सैयद असीम वकार। देखिए, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि जब से तौसीफ ने बोला, मैं तब से खाली यही सोच रहा हूं कि अशोक शिंदे पे आप क्या बोलेंगे। अच्छा, थोड़ा सा यही कह दीजिए अशोक शिंदे गलत बोल रहे हैं, बोल दीजिए एक बार, टीवी बोल दीजिए, चलिए कह दीजिए एक बार आप कि अशोक शिंदे झूठे हैं, उन्होंने जो अदालत में लगाया है पेपर वो सब गलत है, बोलिए एक बार। सैयद असीम वकार, आपके इस समा बांधने वाले चैलेंज के लिए डिबेट नहीं है, ठीक है सर? और दूसरी बात, तथ्यों पर आप रहते नहीं हैं आप। हाँ, इसमें आप हंसिए, कॉमेडी आप ही को करनी है सर, इस शो में कॉमेडी आप ही को करनी है, खूब हंसिए, अपने ऊपर हंस लीजिए। अच्छा सुनिए, आपको ये पता नहीं कि आसाम के सीएम कहाँ एक्शन ले सकते हैं और कहाँ एक्शन नहीं ले सकते, और आप यहाँ ज्ञान की गंगा बहाते रहिए, ज्ञान की गंगा बहाते रहिए। ये समा बांधने वाले चैलेंज से आगे बढ़िए और जरा मुद्दे पर आ जाइए। और मुद्दा ये है, आप सवाल सुन लीजिए ध्यान से, ना सवाल सुन लीजिए और सवाल का जवाब दीजिएगा। सुनिए तो मैडम। हाँ, मैं सुन रही हूँ, अब आपके सुनने का वक्त है। सुन लिया मैंने, आपका सवाल सुना ना मैंने, अब मेरा सवाल सुनिए। अरे प्लीज सुन लीजिए। हेमंत बिस्व शर्मा ने जो कहा, हाँ प्लीज सुन लीजिए, सवाल आपके लिए है प्लीज। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी आकर आसाम के मुसलमान को पढ़ाकर दिखाएं जो वो पढ़ाना चाहते हैं, उस पर जवाब दीजिए। देखिए, शिवराज नायर साहब ने और संगीत रागी साहब ने अभी बहुत तारीफ की थी। अभी 2017 में एक ब्लास्ट हुआ था अजमेर, नहीं 2006 में, समझौता वाला। तो समझौता में कौन फंसा था, कौन कौन से नाम थे? और अजमेर में एक ब्लास्ट हुआ था, उसमें जो आरोपी थे उनका नाम था देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल, सुनील जोशी। ये तीनों आरएसएस के प्रचारक थे और ये तीनों आरएसएस के रजिस्टर्ड प्रचारक थे, जिनमें से भावेश पटेल और देवेंद्र गुप्ता को आजीवन कारावास हुआ है बम लगाने, बनाने और फोड़ने में और लोगों की हत्याओं में। और सुनील जोशी कुछ ज्यादा जानते थे, उनके पास कुछ ज्यादा जानकारियां थी, तो उनकी हत्या हो गई, उनको गोली मार दी गई। अब समझिए आप। और शिवराज नायर साहब बता रहे थे अभी कि ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर हम ये कहने लगे साहब कि इन तीनों की वजह से जितने कार्यालय देश में सब गिरा दीजिए, वो तो रजिस्टर्ड प्रचारक थे, तो हम ये कह दें कि साहब पूरे देश के कार्यालय गिरा दीजिए, सब गिराइए, लगाइए बुलडोजर, तो साहब ये किसके साथ इंसाफ होगा? आप या तो फिर आप बोलिए कि अगर एक मदरसा गिर रहा है तो सब गिरना चाहिए, फिर भाई ये भी तो आतंकवादी थे और इनको तो साबित हो गया, दो को आजीवन कारावास हो गया। मदरसे गिर गए हैं, सारे मदरसे गिरा दिए। इनके बारे में क्या कहिएगा? ये जिससे जुड़े हैं संस्था से, नहीं ये जिस संस्था से जुड़े हैं, नेता का गिरना चाहिए नहीं गिरना चाहिए? ना नेता का बयान दिखाइए जिसने कहा सारे मदरसे गिरा दीजिए।
नेता का बयान दिखाइए। किस्सा कहानियां सुनाकर डिबेट डिरेल नहीं होगी। मैं भी नहीं कह रहा हूँ किससे कहानियों से डिबेट डिरेल नहीं होगी। 2004 से लेकर मैं सुनती हूँ, 2014 तक किसकी सरकार थी? सुनिए सुनिए, नहीं बोलती हूँ, सुनती हूँ। आप ये उस नेता का बयान दिखाइए जिसने कहा आज सब आप मदरसे गिरा परेशान हो गई दीजिए। हैं। दिखाइए नेता का बयान दिखाइए जिसने पूछ रहा कहा हूं, सारे मदरसे गिरा दीजिए। बताइए। अशोक शिंदे से आप नहीं, अशोक शिंदे का विरोध कर दीजिए आप। सुनिए ध्यान से, जो आरएसएस प्रचारक ने एक बार में आपको बात समझ नहीं आई अभी। असम के सीएम को कह रहे थे जाके राज्य में एक्शन लीजिए। करिए, विरोध कीजिए। नहीं सुनिए, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, बहुत ध्यान से। आपको साबित करने के लिए नहीं आती मैं। आप मेरी अदालत नहीं। एक सेकेंड सैयद असीम वकार, आपको ये अदालत नहीं है जहां मैं पेशी के लिए आती हूँ। मैं जिस अदालत में पेशी के लिए आती हूँ वो जनता, अगर आप अपडेटेड नहीं है ना तो एक रिपोर्ट देखिए, आपके ज्ञान चक्षु थोड़ा सा खुलेंगे। सुनिए, ये रिपोर्ट दिखाइए इनको, पहले इन्हें रिपोर्ट दिखाइए। इनको टॉपिक नहीं पता, शायद 45 मिनट बीत गए, इनको टॉपिक नहीं समझ आया। रिपोर्ट दिखाइए इनको जल्दी से। असम में मंगलवार 6 सितंबर को एक और मदरसा गिरा दिया गया। अब तक असम में 4 मदरसे ढहाए जा चुके हैं। इनमें सबसे पहले बोंगाई गांव, बारपेटा, मोरी गांव और अब ग्वालपाड़ा में मदरसा ढहाया गया है। लेकिन इस बार इस मदरसे को सरकार ने नहीं बल्कि ग्वालपाड़ा की अल्पसंख्यक जनता ने गिरा दिया। ये तस्वीरें उसी के दौरान की हैं। स्थानीय लोगों को इस मदरसे में अलकायदा से जुड़ी आतंकी गतिविधियों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद खुद अल्पसंख्यक समाज सामने आया और उसने आतंक की इस नई फेहरिस्त को ध्वस्त कर दिया। जाहिर है राज्य में मदरसे को गिराए जाने को लेकर हेमंता सरकार पहले से ही मुस्लिम समाज के नुमाइंदों के निशाने पर है। ऐसे में इस बार हेमंता बिस्वा शर्मा सामने आए और उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि राज्य में अब तक जितने भी मदरसे गिराए गए हैं वो सब के सब अलकायदा के अड्डे थे और उन्होंने सिर्फ मदरसों का चोला ओढ़ रखा था। जो भी मदरसा तोड़ा गया है वो मदरसा नहीं था, वो अल कायदा का एक कार्यालय था। असम के मदरसों को लेकर हेमंता हमेशा से असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर रहे हैं। इस बार स्थानीय लोगों ने जब मदरसा गिराया तो असम के सीएम ने ओवैसी को एक नया चैलेंज दे दिया। असदुद्दीन ओवैसी असम आके असम का मुसलमान समाज को कन्विंस करने का कोशिश कीजिए कि भाई ये मदरसा अलकायदा का कार्यालय होने दीजिए। वो काम तो नहीं करेगा असम का मुसलमान। असम का मुसलमान तो देश प्रेमिक है। तो सैयद असीम वकार, मुझे पूरी उम्मीद है आपने रिपोर्ट देख ली होगी, सुन ली होगी सर। तो कहाँ कहा हेमंत बिस्वा शर्मा ने कि सारे मदरसे गिरा दीजिए? कहाँ कहा उन्होंने? आपको ये कहाँ से पता चला? नहीं, मेरे पास एक रिपोर्ट है। सुनिए, मेरे पास एक रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट ये कहती है कि हेमंत बिस्वा शर्मा पर पीडब्ल्यूडी घोटाला था। और जब अमित शाह साहब से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं नहीं बोलूंगा इस पर। फिर दाएं बाएं हो गए आप। मैं ये पूछ रही हूँ, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा सारे मदरसे गिरा दिए जाएंगे? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पीडब्ल्यूडी घोटाला करने वाला, पीडब्ल्यूडी घोटाला, इतना बड़ा घोटाला करने वाला मुख्यमंत्री बन सकता है? अच्छा, आपसे सवाल है मेरा, नहीं जवाब दीजिए आप। सुनिए ध्यान से, ये सवाल पूछिए जनता से। जनता से सवाल पूछिए, ये असम की जनता से, ठीक है? नहीं तो आप जनता नहीं, जनता से पूछिए। आपसे जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सारे मदरसे गिरा दिए जाएंगे? मेरा सवाल आपसे ये है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि पीडब्ल्यूडी घोटाला करने वाला मुख्यमंत्री बीजेपी में कैसे बन गया? आप ये सवाल का जवाब दीजिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने, मैं चाहती हूँ आज जनता देखे और सुने, ये जो दाएं बाएं बातें की जाती हैं, समा बांधे जाते हैं, ये तथ्यों से कितना दूर होते हैं। बस इतना बता दीजिए मुझे, हेमंत बिस्वा शर्मा का वो बयान जहां उन्होंने सारे मदरसे गिराने की बात कही हो, बस ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आखिरी सवाल है मेरा, इस सवाल का जवाब जरूर देकर जाइए सैयद असीम वकार। देखिए बिल्कुल देके जाऊंगा और मैं भी बहुत तड़प रहा हूं ये जानने के लिए कि घोटाले पे आपकी क्या प्रक्रिया है। सैयद असीम वकार, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा सारे मदरसे गिरा दिए जाएंगे या मुख्यमंत्री बनना चाहिए? सारे मदरसे गिरा दिए जाएंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा। मैं जानकारी ले रहा हूँ, घोटाले वाले मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जेल जाना चाहिए? जवाब नहीं है। आप फंस गए जनाब। वसीम अकार जी के पास सैयद जवाब असीम नहीं है। वकार फंस गए आज आप फिर से।
और ओवैसी साहब देख रहे होंगे तो फिर कह रहे होंगे अदिति त्यागी के शो में बिना होमवर्क चले गए, फिर बिना होमवर्क करे चले गए, यही कह रहे होंगे ओवैसी साहब। वन लास्ट टाइम सैयद हसीम वकार, हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा सारे मदरसे गिरा दिए जाएंगे। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है हेमंत बिस्व शर्मा बोलने की। तो वीडियो आप अपने को पत्रकार कहती हैं। अगर एक बीजेपी कार्यकर्ता ना बोले तो मैं मानता हूँ। नहीं सुनिए, मैं सवाल जो पूछ रही हूं उसका जवाब दीजिए। मैं दाएं बाएं नहीं जाती, मुझे पता है मेरा सवाल का जवाब मैं उसके लिए सवाल पूछती हूं। सवाल के जवाब के लिए हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा मदरसे गिरा दिए जाएंगे, सारे मदरसे गिरा दिए जाएंगे। कह दो रहा हूं, अगर बीजेपी का वर्कर हेमंत बिस्व शर्मा के घोटाले पे चुप्पी साध जाए, ये देखिए, तो मैं हेमंत बिस्व शर्मा तकलीफ समझ सकता हूं। जनता ने चुना, ये सैयद हसीम वकार हैं जो पहले ये कहते हैं हेमंत बिस्व शर्मा को अरुणाचल प्रदेश में घुस जाना चाहिए और वहां बुलडोजर चला देना चाहिए, जो पहले दावा करते हैं और फिर जब फंस जाते हैं तो गोल पोस्ट चेंज कर लेते हैं, बल्कि कहना चाहिए मैदान ही छोड़ देते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द लौट रहे हैं, खबरें जा रही हैं आप रहिए हमारे साथ।